हम व्यक्तिगत बताएं, देश में अगर केहू सबसे ज्यादा सम्मान करीला तो किसान जवान। हमारे तरफ से सलूट बा आपके। जितना दिन भी आप सीमा पे कहीं भी रह गए, देश के सेवा कर गए। जो जनप्रतिनिधि बाटे उनके थ्रू भी यहाँ तस्करी बड़ा पैमाना पर बोला। मैं बॉर्डर पे ऐसी कोई भी चीज को नहीं होने दूंगा कि जो मेरे देश हित में नहीं हो। पहली बात, मेरी प्राथमिकता मेरे देश की है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों को मैं नहीं होने दूंगा। मैं हमारा 17 साल से मैं बसपा में हूँ और राजनीति में प्रादुर्भाव बसपा में ही हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों बस लास्ट क्षण में मेरे टिकट को काटा गया। और उस टिकट को काटना, जो मेरा टिकट कटा, वो अपने आप में सिद्ध कर रहा था कि नगर पंचायत के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं और सम्मानित लोग हैं, उनके दिल दिमाग में कहीं न कहीं दीपक बाबा का जगह बहुत बन गया था और दीपक बाबा लोगों के दिलों में धड़कने लगा था। तो कुछ लोग ऐसे थे, उनको ऐसा लगा कि अगर इसका टिकट काट दिया जाएगा तो यह जो दीपक बाबा हल्का हो जाएगा। निकाय चुनाव जौन उत्तर प्रदेश में बा, ओकर जौन एक तरीके से कहल जा बड़ा कम समय मिलल प्रत्याशी के, तो ओकर जौन भाग दौड़ बा, प्रचार बा, चलत बा। साथे साथे चौथा स्तंभ के जौन सीरीज चलत बा, के बनी चेयरमैन। महाराजगंज जनपद में घूमा था। महाराजगंज जनपद के जौन सोनौली नगर पंचायत बा, वो ए समय हमन के मौजूद बाटी और आज हमन से बातचीत करे खातिर मौजूद बाटन दीपक बाबा। सबसे पहले तो आपका स्वागत बा के बनी चेयरमैन में। देखिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं स्वागत के क्रम में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे, और जिसका मैं रेडी रहूँगा, क्योंकि आज मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ और एक निर्दल प्रत्याशी को समय देना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है चैनलों को। दीपक बाबा के पढ़ाई लिखाई के स्थिति का रहल, कितना शिक्षा दीक्षा अर्जित कैले बाटे? देखिए, शिक्षा की बात जहाँ तक अब करेंगे तो शिक्षा में 10+2 यहीं से मैंने नौतनवा इंटर कॉलेज से मैंने अध्ययन किया था। यहाँ के उपरांत मैं नेवी में चला गया। हाँ, नेवी में जाने के बाद मैंने जो ग्रेजुएशन का जो हमारे पास जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट का, उसके बाद मेरे पास RIA टेक्नीशियन का डिग्री है जो मैंने BRC से मुझे मिला है। और वो जो है कि बहुत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उनके कहने पर भी बाबा जो रिसर्च एटॉमिक सेंटर उन्होंने मुझे दिया है। उसका मेरे पास लैब टेक्नीशियन की डिग्री है। तो मेडिकल की कई डिग्रियाँ जो मेरे पास, कई टेक्निकल जो डिग्रियाँ हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि डिग्री के साथ साथ, क्योंकि ये अपने आप में साबित करता है कि मैं एक फौजी हूँ। और मैं आपको बता दूँ, हर चीज़ से ऊपर अगर कुछ है वो मेरा बहुत बड़ा ब्रांड है जो मैं फौजी हूँ। और फौजी होने के नाते इस ब्रांड के तहत मैं आपको बताते चलूँ कि शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब समाज के सम्मानित लोगों में मुझे अपने बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि फौजी होना ही कैरेक्टर का सबसे बड़ा ब्रांड है कि मेरा कैरेक्टर सही है। हम व्यक्तिगत बताएं, देश में अगर केहू सबसे ज्यादा सम्मान करीला तो किसान जवान। हमारे तरफ से सलूट बा आपके। जितना दिन भी आप सीमा पे कहीं भी रह गए, देश का सेवा कर गए। राजनीति में कैसी आ गई? देखिए, राजनीति में मेरा प्रादुर्भाव तब हुआ, मैं आपको बताते चलूँ सही में, कि मैं जब वहाँ से आया, जब जल सेना से मैंने सेवानिवृत्त हुआ 2002 में, तो मैं एक भट्ठा का खोला। जो भट्ठा मेरा जो यहाँ से क्षेत्र संख्या 11 में विकास खंड नौतनवा के तहत था, परसा मलिक में। वहाँ भट्ठे पर रहने से और मेरे स्वभाव से लोग बहुत ही प्रभावित थे, और प्रभावित होने के कारण उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं बाबा, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन उस परसा मलिक परिक्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा वो था, और आज भी मेरे दिल दिमाग में सम्मान है। उन्होंने मुझे लायक बनाया, मुझे सदस्य जिला प्रचारक बनाकर पद पे आसीन कराया। एक समय ऐसा रहा कि आप बसपा से टिकट मिलने का आशा रहा, जौन भी रहा एकदम करीब में रह गए। उसके बाद अचानक से टिकट आपके बसपा से ना मिलल, निर्दल चुनाव लड़े पड़ल, यहाँ नामांकन भइल आपके। कहाँ कमी रह गई, काय पार कहा जाए? देखिए, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा, मैं हमारा 17 साल से मैं बसपा में हूँ और राजनीति में प्रादुर्भाव बसपा में ही हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों बस लास्ट क्षण में मेरे टिकट को काटा गया। और उस टिकट को काटना, जो मेरा टिकट कटा, वो अपने आप में सिद्ध कर रहा था कि नगर पंचायत के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं और सम्मानित लोग हैं,
उनके दिल दिमाग में कहीं न कहीं दीपक बाबा का जगह बहुत बन गया था और दीपक बाबा लोगों के दिलों में धड़कने लगा था। तो कुछ लोग ऐसे थे, उनको ऐसा लगा कि अगर इसका टिकट काट दिया जाएगा तो यह जो दीपक बाबा हल्का हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दीपक बाबा की मौजूदगी किस हद तक लोगों के दिल दिमाग में है। और मैं आपको बताते चलूँ कि आप शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं है, कल ही अभी जो है पार्टी विशेष के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने जो है कि जो पहले क्या किया, मैं उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा, आपके ध्यान को आकृष्ट कराना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से चौथा स्तंभ जो है इसके माध्यम से भी जो कि बहुत लोगों को, जो भी श्रोतागण होंगे उनके ध्यान को अपनी तरफ जो है आकृष्ट कराना चाहूँगा कि देखिए उसमें मेरा कोई वो नहीं था। मेरा टिकट काटा गया, लोगों ने मुझे हल्का करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं समाज में चलना शुरू किया, जब नगर में चलना शुरू किया, तो यहाँ तक मैं आपको बता दूँ लोग रोना शुरू कर दिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग मेरे साथ चलना शुरू कर दिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं नगर में अनवरत 6 साल से चल रहा हूँ, सबके सुख दुख में मैं मौजूद रहा हूँ। कोविड काल में लोग घरों में छुपे हुए थे, घर से बाहर निकल नहीं रहे थे। उस वक्त दीपक बाबा घाटों पे दर दर भटक रहा था और जब लोग खाने के लिए तड़प रहे थे तब दीपक बाबा उनके घरों पे सामान पहुंचा रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि टिकट कटने का प्रभाव मेरे पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टिकट कटना जो था वो पार्टी विशेष का एक वो था, लेकिन पार्टी विशेष से जुड़े हुए सभी बहुजन के लोग, जो दलित समाज के लोग थे, जितने भी लोग थे जो बहुजन में अपनी निष्ठा रखते थे, वो मेरे साथ थे और उन्होंने वादा किया था मैं दीपक बाबा आपके साथ रहूँगा। और लेकिन फिर भी जो कल पार्टी ने निर्णय लिया वो मेरे लिए, ये जानिए कि मेरे सम्मान को उन्होंने वापस किया। मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, लेकिन उन्होंने कल कहा कि जो बड़े निष्ठा से दीपक बाबा थे, लेकिन मैं आज जो इनको नहीं कर सकता, निर्दल है। लेकिन मेरे पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक जितने भी कार्यकर्तागण हैं, वो दीपक बाबा के लिए समर्पित रहेंगे। दीपक बाबा के चुनाव चिन्ह जो है जीप के लिए वोट मांगेंगे। ये मेरे लिए ये जाने इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता, मैं जो मुझे लगता है सर। इन मौके पे टिकट कट गए और इन मौके पे चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पार्टी के सपोर्ट मिलत बा। कलिया जो घटनाक्रम भइल हाथी चुनाव चिन्ह में, अगर हाथी, हमें जहाँ तक जानकारी बा अब हाथी नहीं रही, टेम्पो रही चुनाव चिन्ह जी, तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बसपा के जो मतदाता बाटे जीप उसे कहीं ना कहीं आपके जो बसपा के खाटी वोट बा भ्रमित ना हो सके लगा आपके। हम आपको बता दें कि मेरे वोट कटने मात्र से मैं 30-35% मैं मतलब आगे चला गया, क्योंकि लोग अग्रेसिव हो गए, लोगों के अंदर तड़प थी और लोग ये सोच के बैठे थे कि बाबा को टिकट क्या मिलने वाला, उसको कौन सा सिंबल मिलने वाला है। तो लोगों के अंदर वैसे ही तड़प थी कि उसको सिंबल क्या मिलेगा। आज के दिन में मैं आपको बताता चलूँगा 80 से 90% लोगों को पता है कि दीपक बाबा का सिंबल जो है जीप है। बहुजन के जितने लोग हैं उनको पता है कि मेरे बाबा का चुनाव चिन्ह जो है जीप है, और यहाँ के जितने सम्मानित लोग हैं, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनको पता है कि उसके बाबा का चुनाव चिन्ह जो है जीप है। क्योंकि अगर मैं उनके दिल में बसता हूँ, अगर मैं उनके दिमाग में रहता हूँ, तो उन्हें पता है कि उनके बाबा का जो चुनाव चिन्ह है जीप है। और कल जो घटनाक्रम के तहत जो घटना घटी और जिसके तहत पार्टी ने अपने रुख को बदला और उन्होंने पुनः मेरे ऊपर मेरे निष्ठा को सम्मान देते हुए जो वापसी की और मेरे सम्मान में उन्होंने कहा कि मेरा एक एक कार्यकर्ता रहेगा, तो मुझे कहीं उससे कोई तकलीफ नहीं। दीपक बाबा चुनाव लड़त हटे तो दीपक बाबा कहते कोनो विजन होई ने, कोनो मुद्दा लेके लड़त हुई है, आखिर मुद्दा का बा चुनाव नहीं। मुद्दा तो देखिए मेरे पास मुद्दा की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत मुद्दे हैं। क्योंकि मैं देखिए 5 साल जो मैं बैठा नहीं, मैं आपसे पहले भी कहा मैं अनवरत 6 साल से चलता रहा, तो मैं 5 साल में सिर्फ यही काम किया हूँ कि मुझे क्या करना है। और जितने भी लोग हैं वो 2-4 महीने से उनको यही पता नहीं है। अभी तक वो नेता खेल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक वो नेता खेल रहे थे, पार्टी खेल रहे थे, जमीन पे उनकी मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यह दीपक बाबा जो 5 साल अपना पिछला चला है, उस 5 साल के तहत उसने सिर्फ यही देखा है कि मुझे नगर में क्या करना है, नगर में किस तरह से चलना है, नगर में मेरे लिए क्या क्या मूलभूत जरूरतें हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, और प्राथमिकता वाली कितनी चीज़ें हैं जिसे मैं प्राथमिकता में लेते हुए उसे मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। पिछले 5 साल के 5 कोनो ऐसा काम बतावल जा जोन भैले ने हो, जोने पे आप एक तरीके से अपन राय रखल जाला कि सबसे ज्यादा
जरूरी बा। और वही में एक सवाल और ऐड करब, अगर जनता आपके चुनी तो 5 कौन काम हुई जो सबसे पहले हुई स्वामी? देखिए मैं आपको बता दूं 4-5 ऐसा कोई पैमाना तो नहीं होता विकास का कि मैं आपके सामने रखूं 4 है ये 5 है, क्योंकि विकास का कोई पैमाना नहीं होता है मेरे हिसाब से। लेकिन ये सहजता है कि लोग पूछते हैं 4 बताइए 5 बताइए। हाँ। लेकिन मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि फौजी होने के हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े निष्ठा और नीतिगत ढंग से मैं विकास कार्यों का अपने कर्तव्यों का कार्यों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। पहला चीज़ मैं मूलभूत चीज़ों की बात करूंगा आपसे। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो अति आवश्यक चीज़ है, यहाँ जितने भी स्कूलें हैं, जो गाँव में जो ग्राम सभा में कायाकल्प के तहत उनका जो है कि रिनोवेशन हो चुका है और आजकल बड़े अच्छी स्थिति में। लेकिन आज नगर के आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय और कहीं भी चले जाएंगे तो आप पाएंगे सबसे बुरी स्थिति उनकी है। तो अगर नगर की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है तो आप क्या शिक्षा दे पाएंगे? और गरीबों के लिए, जो जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या कर पाएंगे? वो तो आप खुद ही आप इसका अवलोकन कर लेंगे। क्योंकि आपको बताते चलो, कभी पिछले दिन मैं गया था, गनवरिया में एक प्राथमिक पाठशाला था। आप इसका ग्राउंड रिपोर्ट आप ले लीजिए। वहाँ दीपक बाबा के जाने के उपरांत और मैंने 16,500 लगा के वहाँ शौचालय का निर्माण कराया, दरवाजे का निर्माण, टूटियों का निर्माण कराने के उपरांत जब मैंने इतना किया, तब उसके बाद कहीं ना कहीं जो नींव टूटी जो नगर पंचायत की, और उन्होंने तब जाके वहाँ का काम किया। क्योंकि जब ये बात डीएम तक पहुँचा, कुछ मीडियागढ़ से जो मीडिया के बंधु थे बेचारे, मैं अब मुझे याद भी नहीं हो कौन थे, लेकिन अकस्मात में पहुंचा था, उन्होंने मेरा सहयोग किया। कम से कम उन्होंने मेरी बात को वहाँ तक डीएम तक पहुँचाया, जो उनका कर्तव्य था। लेकिन उसके पहुँचने के बाद वहाँ का जो काम ठीक हो, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा गड्ढा था, आधे स्कूल से गड्ढा था, वो 70 फीट जो कि गड्ढा था, वो मतलब डीप गड्ढा था, जिसमें बच्चा नहीं, अगर भैंस गिर के मर गई थी। अब सोचिए अगर बच्चा चला जाता बारिश के दिन में तो उसकी क्या हालत होती। तो ऐसी स्थितियां हैं, कहीं पे छत टूट के गिर रही है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बरसात आती है तो वहाँ 2 फुट 3 फुट पानी स्कूल के अंदर भरता है। तो चीज़ें बहुत हैं जिन पे मुझे काम करना है। सौदागरी है, मैं आपको बताता चलूँ, सौदागरी का निर्माण हुआ करोड़ों रुपया लगा है, लेकिन आज तक वहाँ एक सौदा नहीं हुआ है। फरेली में सौदागरी है, वहाँ भी ये स्थिति यही है। तो कम से कम मेरा यही है कि अगर जो चीज़ें हैं उनका संचालन दुरुस्त करना। आज एम्बुलेंस जो खड़ी रहती है, वो जो कि जनहित में लाना, जो लोग हैं जनमानस के लिए उसका उपयोग कराना। जो भी चीज़ें हैं विकास की, जैसे नालियाँ हैं, आप चलिए मैं आपको दिखा दूँ, कभी मेरे साथ चलिए। आज बदबू से आप जी नहीं सकते हो, घर वाले कैसे जी रहे हैं, उनके नालियों को बांध दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो नीतिगत सही तरीके से वहाँ पैमाना नहीं अपनाया जाता। एक से कहा जाता है तुम बांध लो, फिर रात को कहा जाता है, दिन में कहा जाता है खोल लो, रात में कहा जाता है बांध लो। जब नीति और नियत आपकी सही नहीं रहेगी, आप किसी भी कार्य का क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी असुविधा है। मेडिकल की सुविधा यहाँ पे नहीं है, और जब पूरे सोनौली में लोगों को हटना पड़ता है, यही नौतनवा नगर पालिका, वहाँ बहुत सी सुविधाएं मेडिकल से लेके लिए हमारे यहाँ नहीं है। सोनौली में हम घूमली तो सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बा। बिजली का शिकायत लोग करता है, पानी के, लेकिन ओकरे साथे साथे व्यक्तिगत हम 2 चीज और जोड़ा बना। सबसे ज्यादा जो एज ए पत्रकार हम कबो कबो बॉर्डर पे जाइला, ओकर सामना हमें करे पड़ाला। सोनौली में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हो, भीड़ बहुत ज्यादा होला, दोनों देश के आवागमन होत रहा, पार्किंग के सुविधा नहीं बा। और वहाँ अगर आदमी बीमार होला तो इनको बड़का बीमारी हो जाला तो कि नेपाल में इलाज कराया जाए पड़ला, ये नहीं होला। ए पार आपका नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, पार्किंग तो वाकई देखिए मैं जो है आपको बताना चाहूँगा, पार्किंग की बहुत दिक्कत है। और पार्किंग की वजह से भी जो है कि यहाँ की जो आमदनी व्यवसायीगण जो है बहुत परेशान है। क्योंकि जब तक देखिए सहजता पार्किंग करने में गाड़ी लेकर आएगा आदमी, सहजता नहीं पाएगा तो भटकता रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है परेशान होके हमारे नगर से वो नौतनवा की तरफ रुख कर लेता है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था उसको नहीं मिलती है, जो व्यवसायियों के लिए बहुत ही दुखद चीज़ है, उनके लिए नहीं। अगर मैं उस पद पर बैठूंगा तो ये मेरा बहुत बड़ा दायित्व होगा कि मैं अपने व्यवसायियों के हितों के लिए, अगर पार्किंग की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो, मैं उसके लिए काम करने का काम करूंगा। और एक फौजी होने की हैसियत से जो एसएसबी से भी इनका जो तालमेल नहीं बैठता है, मैं एसएसबी से भी अपने बातों को रखूंगा, एसएसबी के साथ अच्छा तालमेल रखते हुए, और जितने भी नगर के व्यवसायीगण हैं मैं उनके हितों की रक्षा करते हुए और उस पर अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगा, उनके लिए काम करूंगा। फौजी शब्द का इस्तेमाल कल गए थे,
उसे एक तो सवाल हमार बा। हम जहां तक बॉर्डर के समझ ली उमन एक चीज बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आयल, चाहे नौतनवा हो चाहे सुनौली हो, जो जनप्रतिनिधि बाटे उनके थ्रू भी यहाँ तस्करी बड़ा पैमाना पर होला और ओकर लाभ बहुत तगड़ा कमाला है। माने कुछ बाटे ऐसा तो एज ए फौजी कैसे रुकी, का एफआईआर करल जाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तस्करी को रोकना जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न एक्चुअली नहीं, देखिए मैं बता पहले, ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझसे किया है तो मैं आपको बता दूं, फौजी होने की हैसियत से मैं बॉर्डर पे ऐसी कोई भी चीज को नहीं होने दूंगा कि जो मेरे देश हित में नहीं हो। पहली बात, मेरी प्राथमिकता मेरे देश की है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों को मैं नहीं होने दूंगा। अगर देश विरोधी गतिविधियां नहीं है और भी अगर कोई चीज है जिससे व्यवसायियों का हित है और उनके हित का रक्षा मैं कर सकता हूं, तो मैं एसएसबी के कमांडेंट, एसएसबी के लोगों के साथ बैठूंगा, मैं सामंजस्य बनाते हुए उनको मैं जगह दूंगा कि जिससे उनके व्यवसाय में कोई व्यवधान ना हो, सही तरीके से उनका व्यवसाय चल सके। अगर चेयरमैन चाहें, आप अगर गद्दी बैठ जाते हैं तो कौन मॉडल के हॉस्पिटल यहाँ आ सकला? देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपका प्रश्न जो है कि आपने जो दिल से किया वो सही है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन अभी आपने जो किया वो हॉस्पिटल बना हुआ फरेंदी एकदम बॉर्डर पे है, जहाँ पे पहली बात आने जाने की सुविधा नहीं है और वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो मेरे पदभार संभालते ही मैं सबसे पहले काम करूंगा, पहले उस हॉस्पिटल का अवलोकन करूंगा कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, या हम कुछ ऐसा क्या व्यवस्था दे सकते हैं जिससे आने जाने की सुविधा हो सके। दूसरी बात, आप अगर मेरी इच्छा जानना चाहेंगे तो चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मैंने जल सेना में इसी ब्रांच में था, तो उसके तहत मेरी नज़र रहेगी और यहाँ तक कम से कम इतना सुविधा हो सके कि फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था हो। अगर कहीं एक्सीडेंट हो, कोई बात हो, तो मैं उनका त्वरित जो हम कम से कम जो फर्स्ट एड देकर उन्हें हम यहाँ से विस्थापित कर सके, यहाँ से उनको डिस्पैच कर सके, और यहाँ पे ऐसी सुविधा हो कि जहाँ प्रस्तुति हो सके औरतों की कि जो भटकती रहती हैं। अभी यहाँ पे प्राइवेट कई अस्पतालें हैं जहाँ पे वो लोग जाके 30-35 हज़ार रुपया देते हैं। वो गरीब होते हैं बेचारे, वो गरीब है, एक एक पैसे के लिए तड़पते हैं, लेकिन वो जाके 35,000 30,000 वो जाकर वहाँ पे देखते हैं। तो मेरी ये व्यवस्था होगी कि मैं ये चाहूँगा कि हर संभव मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम इससे रिलीज करके मिनिमाइज किया जाए, कम से कम में उनका काम हो। और ज़्यादातर मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं फौजी हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वाकई जरूरतमंद जो है, उनकी जो निःशुल्क उसकी की जाए। और मैं इसके लिए काम भी करूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और बात संभवते मैं इस पर जो है कि काम करना शुरू करूँगा और इस पर अग्रसर रहूँगा कि इसको जो अंतिम मुकाम तक पहुँचाया जाए। दीपक बाबा हर वो सवाल के बेबाकी से जवाब देने जौन जनता जानल चाहत रहे। आज के वीडियो में इतने, अगले वीडियो में क्यों और नया प्रत्याशी से मिलल जाई और उनसे जानल जाई कि उनके जो चुनावी मुद्दा बा वो का बा और जनता के लेके का सोचत बाटे। तब तक के लिए नमस्कार।